वॉइस क्लियर? ओके, गुड इवनिंग क्लास। कल की क्लास में हम आर्टिकल्स की चर्चा कर रहे थे और आर्टिकल्स में हमने देखा कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का स्पेशल यूजेस कहाँ होता है, कहाँ उनका प्रयोग करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। ये सारी चीजें हम जानेंगे। और क्योंकि कल थोड़े नेट ने साथ नहीं दिया और अचानक आप लोगों को छोड़ना पड़ा क्लास। अब कल जहां से मैंने छोड़ा था, आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी को याद हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो याद ही रहेगा कहाँ से छोड़ा था। तो मैं देखता हूँ क्या है। और ये इस क्लास को आप मिस मत करिएगा, आप इसको हल्के में मत लें। एग्जाम में जो भी आएगा आपके यहीं से आ जाएगा। गारंटी नहीं ले सकता, बट एक आश्वासन जरूर दे सकता हूँ कि यहीं से आ जाएगा। तो देखते हैं हम क्या है हमारे पास। हम देखते हैं कि हम बात कर रहे थे ए और एन का प्रयोग कहां पर होता है। पहले टॉप टॉकिंग क्या हुआ, जान ही दिया। ओके, हम आर्टिकल्स की चर्चा कर रहे थे। आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग कहां कहां होता है। तो आपको लास्ट पॉइंट मुझे लगता है कि मैंने लिखाया था कि सच क्वाइट सो हाउ रादर टू के बाद आने वाले नाउन के पहले हमेशा ए और एन का प्रयोग होता है। उसमें मैंने एक शायद उदाहरण दिया था, जॉनथन लिविंगस्टन वाला दिया था। जॉनथन लिविंगस्टन लिविंगस्टन ईगल is so interesting is so interesting नॉवेल। तो अब यहां पर ये गलती आर्टिकल की थी। आर्टिकल की क्या गलती है? आर्टिकल की गलती ये है कि सच क्वाइट सो हाउ रादर टू, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका सच क्वाइट सो हाउ रादर टू के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है, यही रूल है। तो आपके लिए क्या एग्जांपल ये दिया था, तो उसमें आपके पास एक एग्जांपल ये था कि इसको सही कैसे करेंगे। इसको करेक्ट करने के लिए सच क्वाइट सो जॉनथन लिविंगस्टन सीगल इज सो इंटरेस्टिंग अ नॉवेल, इसमें सो नहीं लिखा गया है, तो सो इंटरेस्टिंग अ नॉवेल, यहां पर आर्टिकल आ इज मिसिंग। और ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर सेंटेंस में पहली बार आता है तो एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में आप उसे मान सकते हैं कि ए और एन लगना ही है। तो ये बातें कुछ यहां तक हम पढ़ चुके थे। हम आगे पढ़ते हैं। आगे ये कि अगर क्या कहते हैं, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्ड से शुरुआत हो, अगर क्या कहते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें अचानक आप अपनी इमोशंस व्यक्त करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, when exclamatory sentence, जब क्या कहते हैं व्हाट से सेंटेंस when begins with what, जब व्हाट से शुरू हो, ध्यान रहे इसका पहचान कुछ ऐसे होता है, इसमें ये मार्क लगा रहता है एक्सक्लेमेशन मार्क। जब क्या कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है व्हाट से शुरू हो और इसके अगर इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसके बाद आना हो, कोई भी नाउन आया जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले ए और एन लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, अगर आप एग्जाम्पल कहें, मैं आपको पुनः ये एग्जाम्पल दे रहा हूं माइकल स्वान से, व्हाट लवली ड्रेस, व्हाट लवली ड्रेस। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि ड्रेस एक सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल भी है। और अगर व्हाट से शुरू होने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। तो सही क्या होगा? व्हाट अ लवली ड्रेस, व्हाट अ लवली ड्रेस। नाउ दिस सेंटेंस इज ओके। अब जाके ये सेंटेंस सही हो गया है। तो ये सवाल तो छोटा है, बट इस तरीके से आपके एग्जाम में भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे और भी एग्जांपल दूं, जैसे लिखा हो सेंटेंस व्हाट अपॉर्चुनिटी, व्हाट अपॉर्चुनिटी, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया आपको पता हो गया। कहीं ना कहीं व्हाट से शुरू होने वाला जो एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसके नाउन के पहले ए और एन लगेगा। तो यहां पर ए तो लग नहीं सकता, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है।
व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और एक बात, अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। समटाइम दरअसल इलाहाबाद स्पेशली यूपी की बात पूरा, यूपी में एक कॉन्सेप्ट ये है कि स्टूडेंट तब तैयारी करता है जब वैकेंसी आ जाती है। समटाइम्स आई अगेन रिपीट, हालांकि एक बात यहां पर गलत हो गई, अगेन और रिपीट साथ में नहीं कहा जा सकता है, पहली बात तो ये जान लो। वो मैं हो सकता है जानबूझ को आपको समझाने के लिए भी कह दिया हूं कि एक जानकारी ये थी कि रिपीट अगेन दोनों साथ में नहीं प्रयोग हो सकते, एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में आता है। दूसरी बात, आई रिपीट द लाइन कि अपॉर्चुनिटीज नॉक्स बट वंस, ये जो कहावत है वो बहुत सही है। जानते हैं क्यों? कि जब हम उम्मीद करते हैं समटाइम्स यू हैव राइट प्रिपरेशन बट यू डोंट हैव वैकेंसी, इट मींस यू डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी। कभी कभी आपकी तैयारी बड़ी अच्छी होती है बट आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। समटाइम्स यू हैव राइट अपॉर्चुनिटी बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। तो दोनों ही स्थिति में यू विल बी कटिंग अ रूल ऑफ सॉरी फिगर। तो व्हेन राइट अपॉर्चुनिटी मीट्स राइट प्रिपरेशन देन सक्सेस कम्स आउट। तो अगर इफ यू आर वेटिंग for vacancies to be announced and only then you will start preparing, then you are in la la land, then you are not serious to your selection, then you are not serious to your studies at all. तो आप इसका इंतजार मत करिए कि वैकेंसीज होंगी, then I will fill up the form, after that I'll start preparing. These are bullshit. ये सारी चीजें, these things only will take you to gutter. तो ये आप तैयार रहिए इन चीजों के लिए। तो व्हाट एन अपॉर्चुनिटी हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहां तो काउंटेबल नाउन रहेगा तो लग जाएगा, अगर मान लो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तब क्या करेंगे? अगर ऐसा लिखा रहे, कहने का मतलब ये भी सही, व्हाट अ नॉनसेंस, क्या ये सही है? ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी तो ये भी है, नाउन तो यहां भी आया है, सिंगुलर भी आया है। बट माय डियर, अगर यहां पर कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा, अगर यहां पर कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा तब नहीं लगेगा, तब क्या हो जाएगा? तब आपको नहीं लगाना है व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहुदगी है। हिंदी में कहते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में 80s और 90s की मूवीज में ये डायलॉग बड़ा बॉस का बड़ा पॉपुलर डायलॉग रहा, व्हाट नॉनसेंस। तो ये जो है, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा तब आपको नहीं लगाना है। जैसे अगर लिखा जाए व्हाट अ लक, अगेन आई एम गिविंग एन एग्जांपल फ्रॉम माइकल स्वान। आपको क्या आप लग रहे हो सर माइकल स्वान को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में मैंने कुछ पेपर्स देखे तो मैंने देखे कि ज्यादातर एग्जाम में जो पैटर्न उठाए गए थे, दरअसल जो पेपर सेटर होता है उसका एक माइंड सेटअप होता है, कोई ऐसे वर्ड्स या ऐसे लाइन आपको नहीं देना चाहता जो विवादास्पद हो, उसके पास प्रमाण रहता है, तो वो ऐसी ऑथेंटिक किताबों से देते हैं। और मुझे लगता है कि माइकल स्वान से ज्यादा ऑथेंटिक कौन हो सकता है? व्हाट अ लक, क्या बात है, व्हाट अ लक। और लक आपको पता है कि भाग्य और भाग्य थोड़ी ना होता है, लक थोड़ी ना होगा। तो ये अनकाउंटेबल हो गया। अगर यहां पर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तब नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पहले पता है व्हाट लक। ठीक है, आपने देखा, ये आपके पास एग्जांपल है। तो आपने ये देखा कि मतलब ये बात क्लियर हो गई है कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगता है, अनकाउंटेबल के लिए नहीं लगता है। तो अगर क्या कहते हैं, और ए और एन का प्रयोग और कहां पर होता है? ए और एन का प्रयोग कोई के अर्थ में होता है, एनी के अर्थ में, एनी के अर्थ में भी होता है किसी व्यक्ति के लिए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का आपको परिचय देना है और उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तब भी आप ए अथवा एन का प्रयोग उसके नाम के पहले कर सकते हैं। जैसे जब व्यक्ति के बारे में कोई बहुत जानकारी ना हो, कोई विशेष जानकारी ही नहीं है, तो मैं कहूं मिस्टर सिंह इज वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब हुआ कोई मिस्टर सिंह आपका इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ, अगर ये सेंटेंस गलत नहीं हो जाएगा, मिस्टर सिंह इज वेटिंग फॉर यू, दैट टू इज करेक्ट, लेकिन कोई के अर्थ में मिस्टर सिंह इज वेटिंग फॉर यू, इज वेटिंग फॉर यू, दिस सेंटेंस इज ओके। मतलब कोई मिस्टर सिंह, मतलब इन मिस्टर सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। या जैसे राम वॉज वेटिंग फॉर यू, मतलब कोई राम, मतलब उस राम के बारे में
जो बता रहा है उसे तो बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, इस तरीके से भी चीजें होती हैं। और एक और बात होती है, जब कभी कभी क्या होता है, किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दें और उसे किसी स्थान से ना जोड़ें, स्थान से जोड़ देंगे तब तो दा लग जाएगा। लेकिन जैसे मैं कहूं कि अगर मैं खुद कहूं, जैसे आप कहें, अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाने पर, कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल, आप जानते हैं, कॉमन बनाने पर, हिंदी की मात्रा उत्रा कहीं गलत रहे तो अपना समझ लेना। हाँ, मेरी हिंदी, मुझे मोरल लेक्चर नहीं चाहिए कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं। एक दिन महिला ने मुझे बता रही थी, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी नहीं लिख पाते, हिंदी आती है, वो जल्दी में इस तरह। तो कुछ लोगों का क्या होता है ना, देशभक्ति का जो होता है, दे आर रेनी पेट्रियट। रेनी पेट्रियट समझते, इंडिया पाकिस्तान के मैच में पूरा भाई हम हिंदुस्तानी है तो हमें नो डाउट वी मस्ट सपोर्ट ब्लू बिलियंस। अब ये क्या यार, कोई क्रिकेटर तारीफ अच्छा खेल रहा है, अगर रिकी पोंटिंग अच्छे सिक्स लगा रहा है तो एज अ क्रिकेट प्रेमी आपको पसंद करना चाहिए कि ही इज अ गुड क्रिकेटर। अब हमारे बैट्समैन अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो दे आर टू बी क्रिटिसाइज्ड, उन्हें आलोचना होनी चाहिए। ये क्या कि नहीं, एकदम बिगट हो गए। बिगट का मतलब होता है एकदम हिटलर वाला कॉन्सेप्ट। हिटलर्स मास्टर रेस थियरी वाज दैट जर्मन्स आर सुपीरियर टू ऑल अदर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। उसका ये मानना था कि दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के लोग जर्मनी में पैदा होते हैं। ही वाज डेफर, अच्छी क्वालिटी जो प्रैक्टिस करता है वही हो जाता है। आप मतलब अच्छी क्वालिटी कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी, बस वो दुनिया के किसी भी देश में रह के आप कर सकते हैं। आप कंसिस्टेंट रहिए, बस कोई काम कर रहे हैं आप कंसिस्टेंट रहिए और डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ, आप काम करते रहिए। ठीक है, तो साहब ये क्या हो गया जी, ठीक है, तो चल रहे हैं। अब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दें, तो जैसे मैं कहूं रोहन, रोहन इज गांधी जी, तो जाहिर सी बात है ये तो संभव नहीं है ना। रोहन कैसे गांधी जी हो सकता, हम तो एक ही गांधी जी को जानते हैं, हा? जो मतलब सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को अपना ढाल बना करके काफी कुछ किया। और गांधी जी एक महान, गांधी जी कोई इंसान नहीं रहे, गांधी जी एक दर्शन हो गए। और वो इंसान मर जाता है, दर्शन मतलब फिलॉसफी नहीं मरती। तो गांधी जी एक विचारधारा है। और अगर आपको गांधी के बारे में ठीक से समझना हो तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनका एक सिलेबस है, एलटी ग्रेड में उनकी किताब भी है, आप पढ़ सकते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो भी आप पढ़ सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड बुक, और मैंने पढ़ी, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक और बात की, रामचंद्र गुहा एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन हैं और क्रिकेट में भी उनकी अच्छी जानकारी है। तो इंडिया आफ्टर गांधी एंड इंडिया बिफोर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी आप पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें आपको भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय तत्कालीन द देन सिनेरियो आपको पता चलेगा। और एक और द एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है, उसमें भी अगर आप जानना पढ़ना चाहेंगे, अगर आप सिविल स्टूडेंट हैं तो अब आप पढ़ सकते हैं। रोहन इज गांधी, तो माय डियर रोहन एक प्रॉपर नाउन है, गांधी जी इज आल्सो प्रॉपर नाउन, बट रोहन कैसे हो सकता है गांधी जी? तो यहां पर मतलब है द क्वालिटीज गांधी जी हैड, द क्वालिटीज गांधी जी हैड, रोहन हैज द सेम क्वालिटीज, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड गांधी जी, पीपल कॉल हिम गांधी जी। मतलब गांधी जी के अंदर जो क्वालिटीज थी, रोहन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यू मी, हम तुम और जो भी कोई भी हो सकता है, हम में से कोई, मतलब 135 करोड़ में से कोई एक हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। यहां आप रोहन के सोहन कर दो, मोहन कर दो, मीना कर दो, टीना कर दो, हाँ टीना डाबी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिया डाबी भी कर सकते हैं। तो रोहन इज गांधी जी, तो रोहन गांधी जी कैसे हो सकता है? क्योंकि गांधी जी तो एक ही थे, वो शॉट डेड ऑन 30th of Jan 1948 बाय नाथूराम गोडसे। और नाथूराम गोडसे ने कबूल किया था अदालत में, वो सारी चीजें विवादास्पद हो जाएंगी, तो कि उन्होंने क्यों मारा। तो रोहन इज गांधी जी, जब कोई व्यक्ति अपने आप को, जैसे दो चीजें होती हैं, प्रॉपर को कॉमन बनाया जाएगा और इसे किसी स्थान से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, इसका सही क्या हो जाएगा, रोहन इज अ गांधी जी। इसका मतलब हुआ रोहन इज गांधी जी, मतलब क्या हुआ,
रोहन इज लाइक गांधी जी। अगर यहां पर एक और सिचुएशन भी हो सकती है, यहां पर दा भी लग सकता है, लेकिन यहां पर तो नहीं लगेगा। अगर ये किसी स्थान से एसोसिएट कर दिया जाए, जैसे रोहन इज गांधी जी ऑफ दिस विलेज, या जैसे मूर्ति वॉज गांधी जी ऑफ हिज विलेज, मूर्ति इज गांधी जी ऑफ हिज विलेज। अगर मूर्ति, जैसे आप कंथापुरा पढ़ते हैं, कंथापुरा नॉवेल तो आपने पढ़ी होगी राजा राव की, और उन्होंने लिखा है, कंथापुरा बड़ी अच्छी नॉवेल है, आप पढ़िएगा, उसमें बीए में तो सब लोगों ने पढ़ी होगी ना। तो मान लो अगर लिखा है मूर्ति इज द गांधी जी, द गांधी जी ऑफ कंथापुरा, देन सेंटेंस इज ओके। तब सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, तब भैया सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर इसलिए दा लगा है क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस से जुड़ गया है। वो हम दा वाले पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बस इतना ही। तो इस तरीके से भी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, कि अगर क्या कहते हैं, जब कॉमन नाउन से पूरे क्लास का बोध हो जाए, मतलब पूरे क्लास का बोध हो जाए जब कॉमन नाउन से, तब उसके पहले भी दा लगा दे। तो ये सर कैसे होता है, जैसे मान लो a dog is a faithful animal. A dog is equal to all dogs. और डॉग एक कॉमन नाउन है। जब क्या कहते हैं, कॉमन नाउन से पूरे क्लास का बोध हो, तब क्या कहते हैं, इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, डॉग्स आर faithful animals, the dog is a faithful animal, a dog is a faithful animal, तीनों सेंटेंसेस करेक्ट हो जाए। तो a dog जब पूरे क्लास को बोध करे, जब कॉमन नाउन से पूरे क्लास का बोध हो, तब भी इसकी बात करते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि मैन और वुमन पे ये लागू नहीं होता है। मैन और वुमन पे इसलिए, जैसे अ मैन, मतलब इसका एक्सेप्शन ये है मैन और वुमन, मैन एंड वुमन डू नॉट फॉलो दिस रूल, डोंट फॉलो दिस रूल। इस रूल को फॉलो नहीं करते। इस रूल को फॉलो नहीं करते मैन और वुमन। कैसे? देखिए, अगर आपके पास सेंटेंस, जैसे मैं कहूं अ मैन इज मॉर्टल, तब ये गलत हो जाएगा। दरअसल कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, मैन, वुमन, लाइफ, साइंस, डेथ, नेचर, आर्ट, म्यूजिक, जब उनका ब्रॉड अर्थ होता है तो उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना तो डेफिनेट लगता है ना इनडेफिनेट। तो मैन और वुमन इसको इसलिए फॉलो नहीं करते हैं कि यहां पर मैन का मतलब सारे मैन से, तो मैन और वुमन के पहले आ लगा देंगे तो सारे आदमी नहीं हो जाएंगे, तब एक पार्टिकुलर, क्योंकि मैन और वुमन से एक पार्टिकुलर व्यक्ति भी हो। जैसे अ मैन इज स्टैंडिंग, अ मैन इज जस्ट वीपिंग इन द रूम, कमरे में एक व्यक्ति रो रहा है। अ मैन इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, तो एक व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग हो सकता है। अ मैन, टू मैन, अ मैन एंड अ वुमन लव ईच अदर, तो हो सकता है विशेष। लेकिन पूरे समुदाय को बोध करने के लिए, पूरी क्लास के मानव जाति को बोध करने के लिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता, उसमें बस इतना ही करना पड़ेगा, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। अच्छा है ना, नहीं मरणशील होता, जब मरणशील है तब तो उसके अंदर इतना दम्भ रहता है, उसके अंदर इगोटिज्म और इगोइज्म और दुनिया के सारे नेगेटिव इज्म शामिल हैं। वो अपने आप को थोड़ा सा कुछ कर लेता तो गॉड को भी इग्नोर करने लगता है, कहता गॉड दिखते नहीं तो मैं मानूं क्यों। दुनिया में बहुत सारी चीजें दिखने के लिए नहीं होती, दे आर थिंग्स टू बी फेल्ट नॉट टू बी सीन। तो खुदा जो है महसूस करने की चीज है और देखने, मतलब तो मैन इज मॉर्टल। यहां पर मैन और वुमन इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और जैसे दूसरी बात, इसी को एग्जांपल, जैसे एक उदाहरण है, खुदा ने मैन एंड वुमन, इससे फेमिनिज्म थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैन एंड वुमन आर क्रिएटेड इक्वल। ये बात फेमिनिज्म वालों, सिमोन दी बुआ, वर्जीनिया वुल्फ को तो बड़ा पसंद आएगा अगर आज वो जिंदा होती। अगर इस लाइन को कोई कहता तो वर्जीनिया वुल्फ तो एकदम गदगद हो गई होती। वर्जीनिया वुल्फ का एक एशे लिखा है उन्होंने,
द डेथ ऑफ द मॉथ करके है शायद, वर्जीनिया वुल्फ का एशे है द डेथ ऑफ द मॉथ। उसमें एक प्रसंग आता है प्रोफेशन फॉर विमेन, महिलाओं का जो पेशा है, राइटिंग, क्या मतलब उसमें कहते हैं किलिंग द एंजल ऑफ द हाउस, मर्डर ऑफ द एंजल ऑफ द हाउस। तो एंजल ऑफ द हाउस का मतलब आम महिलाएं जो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ्स की बात, बड़ी अच्छी लिखी है। दरअसल मैं उसको हाल ही में पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आया, तो मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ी, तब उसके बाद पढ़ा है। दरअसल जब आप पढ़ के पढ़ाएंगे लिटरेचर तो उसमें मजा आ जाता है। तो मुझे अच्छा लगा, अगर आज वर्जीनिया वुल्फ जिंदा होती तो उनको ये लाइन बड़ी अच्छी थी। अब देखो, मैन एंड वुमन आर क्रिएटेड इक्वल, ये दुनिया की सारी महिला, पुरुष और सारी महिलाओं की बात कर रहा है, तो इसलिए मैन एंड वुमन आर क्रिएटेड इक्वल, ठीक है। और ये जो, लेकिन एक के अर्थ में, लेकिन एक के अर्थ में ये भी सही है, अ मैन एंड अ वुमन, अ मैन एंड वुमन लव ईच अदर। ये कहोगे सर एक बात नहीं समझ, या आपने पहले के पहले मिटा दे क्यों दिया। दरअसल उसका एक कॉन्सेप्ट है, शायद बहुत कम किताबों में मिलेगा। सेंटेंस इसलिए सही है, मैन के पहले अलग है सर, वुमन के पहले क्यों नहीं लगा, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक तरीका ये है कि जब महिला और पुरुष के बीच लव की बात हो, कॉम्प्रोमाइज की बात हो, एसोसिएशन की बात हो, और प्यार मोहब्बत में जानते हो थोड़ा सा हार्मोनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो जब कॉम्प्रोमाइज की बात हो, एसोसिएशन की बात हो, लव की बात हो, तो मैन और वुमन अगर दोनों अलग अलग प्रयोग करेंगे तो उनमें से केवल एक के पहले आर्टिकल लगाना है। लेकिन यहां पर लव के स्थान पे अगर फाइट कर देंगे तब दोनों के पहले लग जाएगा। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट अंग्रेजों ने भी बनाया था कि महिला पुरुष जो है ना, जल्दी तो पटती नहीं दोनों की, और जिससे जिससे पटती है वो उसका तो यूनियन होता ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन सिनेरियो में तो बड़ा संभव नहीं है। और अ मैन एंड वुमन लव ईच अदर, सेंटेंस इज ओके। लेकिन अगर क्या कहते हैं, यहां पर हम कह दें अ मैन एंड वुमन आर फाइटिंग ऑन सम पेटी इश्यू, ऑन सम पेटी इश्यू। अब ये जो है ना, ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया है कि यहां पर सही है, यहां पर जब झगड़े की बात होगी तो दोनों के पहले लगेगा, बस यही करना है। हालांकि शायद मैं समझाने में सफल हो पा रहा हूं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो। और ये मैन और वुमन की तो बात हो गई, एनी उसके अर्थ में, जैसे एक के अर्थ में हम कर सकते हैं, जैसे एक या एनी के अर्थ में, जैसे हम कहें अ वुमन इज वॉन्डरिंग इन द फील्ड। जैसे मान लो एक महिला, अ वुमन इज वॉन्डरिंग इन द फील्ड, तो अब ये सेंटेंस सही है, 100% कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक के अर्थ में, एनी के अर्थ में आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है, फेमिनिज्म वालों को बड़ा पसंद है, वो इसलिए बता दे रहा हूं। दरअसल वो कॉपी मैंने सीधा वो लाइन ही मैंने कॉपी करी है माइकल स्वान की बुक, तो वो लाइन मैं बता दे रहा हूं, अ वुमन विदाउट अ मैन इज लाइक अ फिश विदाउट बाइसिकल। जैसे एक लाइन है, अ वुमन विदाउट अ मैन इज लाइक अ फिश। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब, बता दे रहा हूं, फिश विदाउट अ बाइसिकल। अ वुमन विदाउट अ मैन इज लाइक अ फिश विदाउट अ बाइसिकल, होगा ना, ये कहावत है। अब ये जो है फेमिनिज्म को बड़ा पसंद। अब देखिए यहां पर एक महिला और एक पुरुष की बात हुई, सारी महिलाओं की बात नहीं हो रही है, एक एनी के अर्थ में बात हो रही। एक वुमन, एक ऐसी महिला जिसके जीवन में कोई पुरुष ना हो, इज लाइक अ फिश, उसी मछली की तरह है, विदाउट अ बाइसिकल। ठीक उसी तरह, मतलब महिलाओं के जीवन में पुरुषों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये फेमिनिज्म की लाइन है, आई रिपीट, 1975 के दशक में आया था, जर्नलिज्म से क्वाइन हुआ था। तो अ वुमन विदाउट अ मैन,
एक महिला जो है बिना पुरुष के इज लाइक अ फिश, उस मछली की तरह है जिसको साइकिल की जरूरत नहीं है। तो मछली को तो पानी में तैरने की जरूरत होती ना, मतलब आप समझ रहे हैं, एक ऐसी महिला, महिला को पुरुषों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मछली को साइकिल की जरूरत नहीं होती है, उसी तरीके से किसी महिला को पुरुष की जरूरत नहीं होती। ऐसा वर्जीनिया वुल्फ टाइप के लोगों का मानना है, सिमोन दी बुआ टाइप का मानना है, जूडिथ बटलर टाइप के लोगों का मानना है, लुइस इरिगेरे टाइप के लोगों का मानना है, हेलन सिक्सू का मानना है, तमाम लोग हो सकते हैं। अब उनका लॉजिक अलग होगा। मुझे लगता है कि सही बात है। पुरा कल्पेशु नारे राम मंदिराम वंदनाम मंदिराम वंदनाम निश्चिता, इस टाइप के एक लाइन है। प्राचीन काल में हमारी महिलाओं को, हमारे यहाँ विदुषी महिलाएं हुई हैं, ब्लू स्टॉकिंग जिसको कहते हैं, वेरी लर्नेड लेडी, हालांकि नेगेटिव कोनोटेशन देता है, लेकिन आप इस कोनोटेशन को भूल जाइए। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है विदुषी महिला, जो अपाला, घोषा, मैत्रेयी, पुष्पा, गार्गी जो रही हैं। तो हमारी कल्चर बड़ी समृद्ध रही। ये बाद में उसमें कुछ कुरीतियां आ जाती हैं, और जब किसी चीज में एक टाइम के बाद तो कुरीतियां आ जाती हैं, तो कुरीतियां ना आए उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। वो सबका, मेल फीमेल दोनों का, गर्ल्स बॉयज दोनों का। दरअसल मेल फीमेल जो होता है बायोलॉजिकल होता है, और जो ये मैन वुमन का कॉन्सेप्ट कल्चरल। ठीक है, हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम फेमिनिज्म की बात नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे कपाला नहीं जी, अपाला, कपाला नहीं है, अपाला है, घोषा अपाला है, नॉट कपाला। कपाला तो शंकर भगवान से जुड़ा है ना, ठीक है। और शंकर भगवान भी देखो, हमारा समाज जो है ना स्त्री प्रधान है। भगवान शंकर भी डरते हैं पार्वती जी से, आपको पता है, डरते नहीं, बिना परमिशन के जा नहीं सकते थे उनके कमरे में यार। अब बताओ, डरना नहीं है। गणेश जी खड़े थे, क्या तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या मैं उनका हस्बैंड हूँ, कुछ नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब ताव में आके मार दिया, गर्दन कट गए हमारे गणेश भगवान के। तो इस तरीके से थे। मैं थोड़ा सा चाय भी पीऊंगा, ठीक है, चाय पीनी चाहिए। दरअसल गीता में लिखा है चाय गया चाय पी, तू भी चाय पी, ठीक है। दरअसल चाय पीते वक्त जो आवाज आती है, जो अच्छी नहीं मानी जाती, उसे स्लब बोलते हैं, सुड़क सुड़क कर, क्या सुड़क सुड़क कर पीना, जो गंदी बात है, नहीं पीना चाहिए। दैट इज अगेंस्ट टेबल एटिकेट, जो टेबल एटिकेट के खिलाफ माना जाता है। ओके, अब देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। अगर क्या कहते हैं, वो लोन एडजेक्टिव वाला मामला तो बता ही दिया था। लोन एडजेक्टिव क्या बताया था कि मतलब ये ए और एन का प्रयोग होता है। अब कुछ मुहावरेदार प्रयोग होते हैं, सम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, सम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेज। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं एंड फ्रेजेस विद ए और एन, मतलब इसमें ए और एन लगा ही रहेगा, आप इसमें हटा नहीं सकते हैं। कहोगे सर क्यों नहीं हटा सकते, इसलिए नहीं हटा सकते, जैसे कुछ मुहावरे होते हैं ना, लिखा रहता है ईंट से ईंट बजा देना, तो आप वहां से ईंट से पत्थर बजा देना नहीं कर सकते ना। इन द सेम वे इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी एक अलग नफासत और नजाकत है, जस्ट लाइक उर्दू। आप कहोगे सर उर्दू और हिंदी अंग्रेजी में क्या कंपैरिजन, बहुत सारी कंपैरिजन है भाई। उर्दू में आमीन कहते हैं, इसमें भी आमीन है। एडम और ईव है, वहाँ आदम और हवा है, वेरी सिमिलर। कुल मिला के सब जगह मामला एक ही रहता है। हाँ, अलग अलग जो कल्चरल डिफरेंसेस रहते हैं और हमेशा रहेंगे, उनके चक्कर में मत पड़िए, बस आप पढ़ते रहिए। इस चीज़ को पढ़िए, ठीक से पढ़िए, कोई भी काम करिए ईमानदारी से करिए। और बहुत सारे, वी आर लिविंग इन रॉकेट एरा, नॉट रॉकेट एरा, अल्ट्रा रॉकेट एरा। तो आप बेरोजगार तो नहीं रहेंगे अगर आपके पास जानकारी है। इतनी इतनी डिमांड है लोगों को। अभी मेरे पास ही एक ऑफर आया था कि मैं उनके लिए कुछ लिखूं, मैं खुद लिखूं, मुझे लगभग बहुत सारे पैसे मिले, पैसे की मतलब ठीक ठाक है। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास समय नहीं। तो आपके पास अगर काबिलियत है तो लोग पूछेंगे, बट बी काबिल, डोंट बी रईस, रईस मत बनिए, काबिल बनिए। चलिए, ठीक है। अब देखिए साहब,
कुछ ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस होंगे, जैसे मान लो हमारे पास है अ कपल ऑफ, तो एक कपल ऑफ में कपल ऑफ नहीं कर सकते, अ कपल ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ लॉट ऑफ, आप देख रहे हैं, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ऐसे बहुत हो सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, डील ऑफ, ठीक है। इन अ हरी, इन अ फिक्स, इन अ फिट, इन अ dilemma, a little learning, a proper respect, in a mood, in ऐसे बहुत हो सकते हैं। eat a humble pie, eat a humble pie। अब आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हो सकते हैं, जो जैसे हैव अ ड्रिंक, हैव अ वॉक, हैव अ स्लीप, ऐसे भी हो सकते हैं। हैव से जब क्या कहते हैं वर्ब को नाउन बना दिया जाए तब भी, हैव अ वॉक, हैव अ स्लीप, हैव अ स्लीप, हैव अ हेडेक, हैव अ हेडेक, मेक अ मिस्टेक, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मतलब जो इडियम इसमें से आप हटा नहीं सकते, हटा देंगे तब गलत हो जाएगा। या हैव अ गुड एंड हैव अ कोल्ड, या हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ बैड एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो अब आप देख रहे हैं ऐसे कुछ शब्द होंगे आप नहीं चेंज, उसमें लगा ही रहेगा। जिससे आपके पास एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अब जैसे जैसे आपके पास है आई कुड नॉट, आई कुड नॉट नोटिस हर एज आई वॉज इन हरी। नाउ दिस सेंटेंस इज नॉट ओके, बिकॉज इन हरी नहीं, इन अ हरी एक फ्रेज होता है, इन अ हरी होता है। तो वहां पर क्या गलती है, यहां पर हमें करना पड़ेगा इन अ हरी, तब ये जाके सही होगा। ठीक है, ओनली देन इट विल बी ओके। ठीक है, इस तरीके से भी आपको एग्जाम में ध्यान देना होता है। देखिए ऐसा है, दरअसल समझने और ना समझने का एक तरीका होता है कि थोड़ा सा आपको लॉजिकल बनना पड़ेगा। और दुनिया का समस्त ज्ञान किताबों में लिखा है। किताबों, दरअसल किताब पढ़ने से अगर सब कुछ समझ में आ जाए, जिनको आ रहा है दे आर वेरी वेलकम। और इस बात से मैं, आप पूरे वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, 1 से 2 सवाल। दरअसल एक और कड़वा सच आपको बता रहा हूँ, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो अ बिटर ट्रूथ। एमसीक्यूज पढ़ करके आपको सिलेक्शन हो जाए, ये इत्तेफाक है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जीवन भर क्लियर नहीं होगी। यू विल गेट रिटायर्ड फ्रॉम योर जॉब, देन टू आपका जो डाउट रहेगा वो हमेशा वहां हॉन्ट करता रहेगा। एमसीक्यूज से सिलेक्शन नहीं होता, चाहे आप 10,000 नहीं 20,000 एमसीक्यूज पढ़ के चले, नहीं होगा। हो गया, उनके परसेंटेज कम होगा। अगर मान लो 50,000 अपीयर हो रहे हैं, उसमें से 1% हो ही गए तो कोई मतलब नहीं है। तो एमसीक्यूज पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं, अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इसलिए भी सही हो जाते हैं, मुझे लगते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपके इसलिए सही हो जाते हैं क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। पूरा मैटर कॉन्फिडेंस का ही है। इफ यूर कॉन्फिडेंट, इफ योर कॉन्फिडेंस इज लूज, तो 2-4 इजी वाले सवाल गलत हो जाते हैं। समझ रहे नहीं?
अरे वाई विल आई माइंड यार, इतना माइंड नहीं बहुत। दूसरे मैं आई एम नॉट परोकियल, आई एम वेरी ब्रॉड माइंडेड। मैं तब तक माइंड नहीं करूंगी जब तक आप मेरे माइंड को एकदम कंफ्यूज नहीं कर देंगे। मेरा माइंड ऑटो सजेशन देना जब बंद कर देता है तब मुझे दिक्कत आती है। आई माइंड ओनली व्हेन पीपल स्टार्ट शोइंग देयर अफेक्टेशन। अपना ज्ञान मुझे क्यों दिखा रहे हो यार, अपना ज्ञान सामने दिखाना ना। अफेक्टेशन जो दिखाने लगते हैं कि आई एम द डिवाइन फ्लेम ओनली आई नो हाउ कैन यू टेल ऑल दिस थिंग्स, ये दिक्कत है। देखो आपको आता है अच्छी बात है भाई, मैं उनको थोड़ी ना बता रहा हूँ जिनको आता है, मैं उनको बता रहा हूँ जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो दोज हु आर फॉलोइंग मी। तो मैं तो एक, दिस इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी आप कह सकते हो। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आई एम लेटिंग यू नो। इफ यू मतलब वो कहता है ना, रेंचो कहता है ना उसमें 3 इडियट में, ज्ञान तो हर जगह बट रहा है। अब जिसका आपको समझ में आ जाए वो आपके लिए अच्छा है, जिसका नहीं आ रहा है, अगर मैं समझाने में नहीं कामयाब हूँ तो मैं आपके लिए खराब टीचर हूँ। अगर मैं समझा पा रहा हूँ देना, मुझे लगता है कि ठीक हूँ। ओके, आगे देखते हैं हम। इस प्रकार के मतलब ईडियम और फ्रेजेस जब होते हैं तो ये ध्यान देने की जरूरत होती है। एक और बात है कि मतलब और कहां पर, अब तो ये हो गया कि आर्टिकल लगता कहां गए, थोड़ा सा हम केवल अभी ए और एन की बात कर रहे हैं, दा की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप मत के सर दा वाला तो मतलब एकदम आप एकदम परेशान हो जाएं, सर अभी ये तो बताया ही नहीं कि सूरज के पहले दा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर सूरज आपका नाम है तब नहीं लगेगा, तो ठीक है। अब क्या करना है, ओमिशन ऑफ दा करेंगे। अगर हम ओमिशन ऑफ दा की बात करें, ओमिशन ऑफ दा की बात करें हम, ओमिशन ऑफ नॉट द, ए और एन की बात करें तो कहां नहीं लगना है। तो पहली बात इसका मतलब ए और एन का प्रयोग कहां पर नहीं करना है। तो पहले ये जो है किसी पजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव के पहले नहीं लग सकता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, ए और एन कैन नॉट बी यूज्ड together, cannot be used with a possessive or demonstrative, a possessive or demonstrative, possessive और demonstrative के साथ नहीं लगता है ये। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल है, मान लो दिस a pen is yours, ये गलत है। तो जाहिर सी बात है यहाँ ए बेकार लग ही रहा है वैसे भी स्ट्रक्चर। दिस पेन इज योर्स, तो क्या हो जाएगा, दिस पेन इज योर्स। तो ऐसी स्थिति में ये सही हो गया, तो पॉजिटिव के साथ नहीं लगता। या जैसे कहें ही इज, जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल है, ही इज अ माई फ्रेंड, तो यहां पर भी गलत हो गया, पॉजिटिव के साथ नहीं लग सकता। तो क्या होगा, या तो हम कहें ही इज माई फ्रेंड तो सही होगा। मान लो आपको बड़ा चस्का ही लगा लगाने का कि ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, तब आपको ऐसा करना पड़ेगा, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड। तब ये आपको प्रोनाउन लगाना, माइंड प्रोनाउन है और माई एडजेक्टिव है, ठीक है। पॉजिटिव के साथ नहीं लगाते तब भी ये सही हो जाएगा। आपको ये पैटर्न अगर आप ध्यान दें तो आपको हेल्प मिल सकता है। दिस पेन इज योर्स, ठीक है। और जो लोन एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव विदाउट नाउन के पहले भी नहीं लगता है, ठीक है। मतलब एडजेक्टिव विदाउट नाउन, विदाउट नाउन डजंट टेक ए ऑब्लिक एन। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, निशा इज ब्यूटीफुल, तो ये तो सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत हो गया। या तो इसको सही करिए, निशा इज अ ब्यूटीफुल लेडी, या तो इसे कंप्लीट करिए, या आप सिंपली इतना कर सकते हैं, निशा इज ब्यूटीफुल। या तो आप ऐसे कर दीजिए, क्योंकि लोन एडजेक्टिव आर्टिकल नहीं लेता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये आप, या तो आप ऐसा कर दीजिए। दूसरी बात, अगर इसको आप लगाना ही चाह रहे हैं आर्टिकल, तब आप निशा इज अ ब्यूटीफुल लेडी
या ब्यूटीफुल गर्ल, जो भी आप कह सकते हैं, आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें कि मतलब, और ये बात भी जान लो, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के पहले, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल के पहले ए और एन लग ही नहीं सकता, ये आपको पहले से ही बताया गया है। मटीरियल नाउन के पहले भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता। वी डोंट यूज एग्जाम्पल, सोना एक कीमती धातु है, यहाँ कोई शक नहीं है। आ गोल्ड इज नॉट गुड थिंग। यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड इन जनरल की बात हो रही है। जब गोल्ड इन जनरल की बात होती है तब हमें क्या करें, ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। हम सोना थोड़ी ना गिन सकते हैं, एक सोना दो सोना थोड़ी ना होता है। हाँ, अगर लोग गर्लफ्रेंड को भी सोना कहते हैं तो आपके पास 2 सोना हो सकती है, 3 सोना हो सकती है, अलग बात है। हाँ, कुछ लोगों का, अब वो डैनियल कैप्रियानो, जो कौन था टाइटैनिक का हीरो का नाम मैं बोल रहा हूँ, अब उसके टाइप के हैं तो क्या कर सकते हैं। तो क्या होगा, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। ठीक है, का वाला जब हम प्रयोग बताएंगे तो और बातें बता देंगे। और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे सीनरी है, ज्वेलरी है, पोइट्री है, पॉटरी है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, एम्ब्रॉयडरी है, स्टॉपेज है, हाल्टेज है, बैगेज है, लगेज है, ब्रोकरेज है, हाँ, तमाम चीजें इस तरीके के जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ब्रेड है या राइस है, ग्रास है, ट्रैफिक है, मार्केट है, तो कोशिश ये करना चाहिए इनके पहले, क्योंकि अनकाउंटेबल न्यूज है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर बस इतना जान लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग वर्जित है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर लग रहा है तो उसकी सिचुएशन अलग हो जाए, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, पोट्री है, पोइट्री है, फर्नीचर है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब देयर इज अ लगेज, आ लगेज नहीं हो सकता, देयर इज लगेज, तो लगेज तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया ना। जैसे दिस इज अ बैगेज, ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से इट हैज अ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज वही जो जो कंपनी वाले लेते हैं। जैसे जब आप व्हेन यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट एंड यू हैव टू गो थ्रू सम डीमैट अकाउंट, एंड जब आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, चार्जेस लेते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। हर जगह ब्रोकरेज होता है। दलाली आजकल तो वैसे भी, जो दलाल है वो मतलब क्या है कि वो झूठ बोल बोल के मशहूर हो गया और मैं सच बोलता रह गया। तो दरअसल गलती उनकी नहीं है झूठ बोलने वाले की। लायर्स आर रेस्पेक्टेड बिकॉज वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, वी गिव देम वैल्यू। जो सही बोले कहेंगे लल्लू लाल है, इसको हटाओ। और जब आपको पता चलेगा वो लल्लू लाल ही सही बोल रहा था, तब आपकी उम्र बीत जाती है, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहती ना। तो मुझे लगता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन यू मस्ट बी इन द सिचुएशन टू weigh and consider what is right, what is wrong, what is proper, what is improper, what is just, what is unjust, what is balanced and what is imbalanced. तो ये सारी चीजें अगर आप इफ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, देन डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक, देन द कंट्री इज योर्स। सो आते हैं अगले मुद्दे पे आते हैं, और इस तरीके का बता दिया। और दूसरी बात है कि जब क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट लंच सपर के बाद ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है कि ब्रेकफास्ट, क्या बात है, ब्रेकफास्ट लंच सफर डिनर, मतलब के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता। हाँ, क्या पहले ऐसे लिखें, पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ए एन का प्रयोग पढ़ लो यार, थोड़ा प्रयोग नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं भाई, ब्रेकफास्ट लंच सपर डिनर। वैसे अगर आप इसको ब्रंच कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दरअसल क्या है, पोर्टमेंटो शब्द होता है ना, ब्रेकफास्ट और लंच को मिला दिया गया तो एक नया शब्द बन गया ब्रंच। जब आदमी नाश्ता भी ना कर पाए, लंच भी ना कर पाए, दोनों मिला के शाम को करे खाना 3 ढाई 3 बजे, तो उसको ब्रंच कहते हैं। तो ठीक है, वो पोर्टमेंटो ऐसे शब्दों को जो when two words are packed into one to coin a new word, it is called portmanteau।
ठीक है। तो पुट मैन टू वर्ड होता है, दैट इज वो अलग इशू है, उसको हम किसी दिन चर्चा करेंगे। आज का जो इशू है हम उस पर चर्चा करते हैं। और अभी क्या है, ब्रेकफास्ट लंच, जैसे अगर आपको ऐसे इनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता, अगर होता है तो सिचुएशन अलग होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, जैसे आई हैव टेकन अ लंच, आई हैव टेकन लंच, क्या हो जाएगा, आई हैव टेकन लंच। लेकिन मान लीजिए इस तरीके के आई हैव टेकन अ डिनर नहीं होगा, आई हैव टेकन डिनर होगा, तो यहां पर ये कहीं ना कहीं गलत होगा। लेकिन अगर इसके पहले, इस लंच के पहले कोई एडजेक्टिव लग जाए, तब क्या कहते हैं, उसके पहले ए और एन लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूं इट वॉज एक्सपेंसिव लंच, एक्सपेंसिव लंच, तब ये गलत हो जाएगा, इट वॉज एन एक्सपेंसिव लंच हो जाएगा। ठीक है, या एडजेक्टिव लगा हो, या इसके पहले एडवर्ब, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव लंच, इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव, तब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई एडजेक्टिव लगता है तब कर देते हैं इट वाज एन एक्सपेंसिव लंच। इसके पहले दा भी लग सकता है, तो सिचुएशन अलग होगी, वो हम दा वाले प्रयोग में पता है। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। हमने ए और एन के बारे में ठीक से पढ़ लिया है, इसको पढ़िएगा। कल हम चर्चा करेंगे दा का प्रयोग, उसके बाद हम करेंगे दा का प्रयोग। ठीक है, तो इट्स 8 o'clock। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।